Hello everyone, this is Ankita Agarwal. Today I am going to discuss the topics register transfer language, bus and memory transfer and common bus system. Before going to the before coming to the topic register transfer language, first I will discuss about what is micro operations. The operations executed on data stored in registers are called micro operations. माइक्रो ऑपरेशंस जो भी डेटा हम रजिस्टर में स्टोर करते हैं उन पर जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं उन्हें हम बेसिकली माइक्रो ऑपरेशंस कहते हैं. ठीक है. द माइक्रो ऑपरेशन इज एन एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन वन और मोर रजिस्टर्स. माइक्रो ऑपरेशन जो होते हैं वो आपके एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं जो कि किसी भी जो हमारी रजिस्टर्स में एक या एक से ज़्यादा जितने भी रजिस्टर्स हैं उनमें जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उन पे जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस आप परफॉर्म करते हैं उन्हें हम बेसिकली माइक्रो ऑपरेशंस कहते हैं. ठीक है. मतलब जो भी हमारी इंफॉर्मेशन रजिस्टर्स में स्टोर्ड है, ठीक है, उस पर जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे दैट इज कॉल्ड एज अ माइक्रो ऑपरेशंस. एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस आर शिफ्ट, काउंट, क्लियर एंड लोड. Shift micro operations, count micro operations, clear and load micro operations are the basic micro operations which we will perform on the information stored in the registers. Now, what is register transfer language? The symbolic notation used to describe the micro operation transfers among registers is called register transfer language. जो हम symbolic language या symbolic notation use करते हैं माइक्रो ऑपरेशन को डिस्क्राइब करने के लिए, माइक्रो ऑपरेशन के थ्रू जो डेटा का ट्रांसफ़र होता है रजिस्टर्स में उसको डिनोट करने के लिए जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज कहते हैं. ठीक है. मतलब रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज बेसिकली जो माइक्रो ऑपरेशन ट्रांसफर्स परफॉर्म होते हैं अमंग द रजिस्टर्स उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो हम सिम्बॉलिक लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसे हम रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज बोलते हैं. It is a convenient tool for describing the internal organization of digital computers. ठीक है. किसी भी डिजिटल कंप्यूटर के इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब करने के लिए दिस इज द कन्वीनियंट टूल. दिस इज अ रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज इज अ कन्वीनियंट टूल फॉर डिस्क्राइबिंग द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी डिजिटल कंप्यूटर. इट कैन ऑल्सो बी यूज टू फैसिलिटेट द डिजाइन प्रोसेस ऑफ डिजिटल सिस्टम. नाउ व्हाट इज रजिस्टर ट्रांसफर? Copying the contents of one register to another is a register transfer. एक रजिस्टर के कंटेंट को दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफर करना, ठीक है, कॉपी करना इज कॉल्ड एज अ रजिस्टर ट्रांसफर. कंप्यूटर रजिस्टर्स आर डेजिग्नेटेड बाय कैपिटल लेटर्स टू डिनोट द फंक्शन ऑफ द रजिस्टर. मतलब जो भी कंप्यूटर में जो रजिस्टर्स होते हैं उन्हें हम बेसिकली कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं. Information transfer from one register to another register is designated in symbolic form by means of a replacement operator. अब जो भी हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होता है एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में, उसको हम सिम्बॉलिक फॉर्म में कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं. ये जो आपको दिया हुआ है सिम्बॉलिक फॉर्म, ये जो आपको सिम्बॉलिक फॉर्म दिया हुआ है R2 to R1, इसका मतलब है कि R1 में जो कंटेंट है, R1 रजिस्टर में जो कंटेंट है वो R2 रजिस्टर में ट्रांसफ़र हो जाएगा. ठीक है. R1 का कंटेंट किस में कॉपी हो जाएगा, R2 में कॉपी हो जाएगा. डिनोट्स अ ट्रांसफर ऑफ द कंटेंट ऑफ रजिस्टर R1 इनटू रजिस्टर R2. इट डेजिग्नेट्स द रिप्लेसमेंट ऑफ द कंटेंट ऑफ R2 बाय द कंटेंट ऑफ R1. इसमें क्या होगा, R2 में कौन सा कंटेंट आ जाएगा, R1 का कंटेंट हो जाएगा. ठीक है. R1 का कंटेंट कहीं नहीं जाएगा. R1 में जो कंटेंट था वो वैसे का वैसे ही रहेगा. R1 में जो भी इंफॉर्मेशन थी वो रहेगी, लेकिन अब R2 में भी R1 की ही इंफॉर्मेशन होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो सिंबल है डिनोट करता है कि R1 का जो भी कंटेंट था वो किस में ट्रांसफ़र हो गया है, R2 रजिस्टर में ट्रांसफ़र हो गया है, R2 रजिस्टर में कॉपी हो गया है. तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर इज डेजिग्नेटेड इन सिम्बॉलिक फॉर्म. और ये जो सिम्बॉलिक फॉर्म में डिनोट होता है इसे ही हम बेसिकली रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज कहते हैं. ठीक है. क्लियर सबको? नेक्स्ट आ जाओ, ब्लॉक डायग्राम ऑफ रजिस्टर. कैसे हम रजिस्टर्स को डिनोट करते हैं. द मोस्ट कॉमन वे टू रिप्रेजेंट अ रजिस्टर इज बाय रेक्टेंगुलर बॉक्स. रेक्टेंगुलर बॉक्सेस के थ्रू हम रजिस्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. विद द नेम ऑफ द रजिस्टर इज रिटन इनसाइड. हम अंदर रजिस्टर का नाम लिखते हैं. जैसे सपोज यहाँ पर
रजिस्टर कौन सा है? R1। R1 रजिस्टर का नाम हमने कैपिटल में अंदर लिखा हुआ है, और ये 8 बिट का अगर रजिस्टर है तो इसकी जो इंडिविजुअल बिट्स हैं वो ये होंगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 7 इज़ द हाईएस्ट ऑर्डर बिट एंड 0 इज़ द लोएस्ट ऑर्डर बिट। इसी तरह अगर आपका जो रजिस्टर R2 है, सपोज वो आपका 16 बिट का रजिस्टर है, तो उसकी हायर ऑर्डर बिट्स आपकी 8 से 15 होंगी और उसकी लोअर ऑर्डर बिट्स आपकी 0 से 7 होंगी। उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज़ हायर ऑर्डर बिट्स एंड द लोअर ऑर्डर बिट्स, divided into 2 parts, that is higher order bits and lower order bits. नेक्स्ट आपका आता है रजिस्टर, बेसिक सिंबल्स फॉर रजिस्टर ट्रांसफर्स। कौन कौन से बेसिक सिंबल्स हम यूज करते हैं रजिस्टर ट्रांसफर्स में? लेटर्स, सिंबल है लेटर्स एंड न्यूमरल्स। डिस्क्रिप्शन डिनोट्स अ रजिस्टर, मतलब लेटर्स एंड सिंबल डिनोट्स अ रजिस्टर। MAR R2 आर द रजिस्टर को डिनोट करने के लिए जो सिंबल्स यूज किए गए हैं, ठीक है। लेटर्स भी हो सकते हैं, लेटर्स और न्यूमरल्स मिक्स भी हो सकते हैं। पैरेंथेसिस डिनोट्स अ पार्ट ऑफ अ रजिस्टर। R2 0 to 7 मीन्स 8 बिट का रजिस्टर है एंड दिस इज द 0 to 7 इज अ पार्ट ऑफ द रजिस्टर। R2L मीन्स लोअर ऑर्डर बिट्स को डिनोट कर रहा है, जैसे कि हमने पिछले वाले में भी देखा था यहाँ पर कि यहाँ पर PCH दैट इज हायर ऑर्डर बिट्स, PC लो दैट इज लोअर ऑर्डर बिट्स। Now what is arrow denotes? Arrow denotes the transfer of the information. R1 का कंटेंट R2 वाले में रजिस्टर में ट्रांसफर हो रहा है। कॉमा सेपरेट्स 2 माइक्रो ऑपरेशंस, अगर 2 माइक्रो ऑपरेशंस एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं तो हम उसे कॉमा से भी सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल T:R2 R1 R1 R2 ये आपको दिया हुआ है, ट्रांसफर दिया हुआ है। पहला वाला जो R1 का कंटेंट किस में कॉपी होगा? R2 में कॉपी होगा, और दूसरा माइक्रो ऑपरेशन शो कर रहा है कि R2 का कंटेंट आपका R1 में कॉपी होगा। सो दिस स्टेटमेंट डिनोट्स एन ऑपरेशन दैट एक्सचेंजेस द कंटेंट ऑफ 2 रजिस्टर्स ड्यूरिंग 1 कॉमन क्लॉक पल्स। अब ये दोनों ही जो ऑपरेशंस हैं वो एक साथ परफॉर्म होंगे ड्यूरिंग 1 कॉमन क्लॉक पल्स, एक कॉमन क्लॉक पल्स पे परफॉर्म होंगे। क्या प्रोवाइड जो कंडीशन होगी यहाँ पर, ये आपका डिनोट कर रहा है T, ये यहाँ पे T लिखा हुआ है, T कोलन जो डिनोट कर रहा है वो ये कंट्रोल कंडीशन को डिनोट कर रहा है। यहाँ पर ये कंट्रोल कंडीशन लगाई गई है। कंट्रोल कंडीशन मतलब जब T की वैल्यू 1 होगी तभी ये दोनों माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म हो पाएंगे। अगर T की वैल्यू 0 रहती है तो ये दोनों माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं होंगे। दैट इज वाई T इज द कंट्रोल कंडीशन। ये कंट्रोल कंडीशन है जो इन 2 माइक्रो ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रही है। T जब 1 होगा, मतलब T जब ट्रू होगा तभी आपके ये दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। अगर T 0 है देन इन दैट केस आपके ये दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं होंगे। तो दिस denotes an operation that exchanges the contents of 2 registers during 1 common clock pulse that T is equal to 1. This simultaneous operation is possible with the registers that have edge triggered flip-flops. Now, bus and memory transfer. A typical digital computer has many registers and paths must be provided to transfer information from one to another register for performing various operations in the computer system. अब हमारे जो डिजिटल कंप्यूटर है उसमें कई सारे रजिस्टर्स होते हैं, बहुत सारे पाथ्स होते हैं। मस्ट बी प्रोवाइडेड टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर फॉर परफॉर्मिंग वेरियस ऑपरेशंस, मतलब बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम एक रजिस्टर का कंटेंट दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफ़र करते हैं। द नंबर ऑफ वायर्स विल बी एक्सेसिव इफ सेपरेट लाइन्स आर यूज्ड बिटवीन ईच रजिस्टर टू ऑल अदर रजिस्टर। अब अगर हम ये करें कि हमारे पास जितने रजिस्टर्स हैं हम उतनी सेपरेट लाइंस बनाएं एक रजिस्टर का कंटेंट दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफ़र करने के लिए, तो हमें बहुत सारे नंबर ऑफ वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो द नंबर ऑफ वायर्स विल बी एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा वायर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी अगर हम सेपरेट लाइंस यूज़ करते हैं। इफ़ वी आर यूजिंग द सेपरेट लाइंस बिटवीन ईच रजिस्टर टू ऑल अदर रजिस्टर, एक रजिस्टर का कंटेंट अगर हमें दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफ़र करना है और हर एक रजिस्टर के थ्रू हम इंडिविजुअल वायर्स यूज़ करते हैं तो हमें बहुत सारे वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी। जितने ज़्यादा वायर्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी उतनी ही ज़्यादा हमारी कॉस्टिंग भी होगी, ठीक है, और उतना ही ज़्यादा ओवरहेड भी होगा, क्योंकि इतने ज़्यादा वायर्स अगर हम कनेक्ट करेंगे तो बट ऑब्वियस ओवरहेड भी ज़्यादा होगा।
So a more efficient and widely used method for transferring data between multiple registers is a common bus line system. इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कॉमन बस लाइन सिस्टम यूज़ करते हैं. यही एफिशिएंट मेथड है, वे है डेटा को मल्टीपल रजिस्टर्स में ट्रांसफ़र करने का. मतलब एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में अगर हमें ट्रांसफ़र करना है तो हम कॉमन बस लाइन सिस्टम का यूज़ करते हैं. नाउ व्हाट इज़ कॉमन बस सिस्टम? अ बस स्ट्रक्चर कंसिस्ट अ सेट ऑफ कॉमन लाइन्स ईच फॉर ईच रजिस्टर. मतलब अब बस स्ट्रक्चर में कॉमन लाइन्स होंगी हर एक रजिस्टर के लिए, थ्रू विच बाइनरी इंफॉर्मेशन कैन ट्रांसफर वन एट अ टाइम. जिसके थ्रू कोई भी बाइनरी इंफॉर्मेशन एक बार में ट्रांसफ़र होगी आपकी. कंट्रोल सिग्नल डिटरमाइन दैट विच रजिस्टर इज कनेक्टेड विद अ बस लाइन एट टाइम ऑफ ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन. अब ये जो कंट्रोल सिग्नल है वो डिटरमाइन करेगा कि कौन सा रजिस्टर बस लाइन से कनेक्टेड होगा एट द टाइम टू ट्रांसफ़र द इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए कौन सा रजिस्टर कनेक्टेड रहेगा कॉमन बस लाइन से. ये कौन डिटरमाइन करेगा? कंट्रोल सिग्नल्स डिटरमाइन करेंगे. ठीक है, दैट मीन्स कि अगर आप कॉमन बस सिस्टम बना रहे हैं तो कॉमन बस सिस्टम में बट ऑब्वियस कौन सा रजिस्टर कब डेटा को ट्रांसफ़र करेगा, इसके लिए कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा. मतलब कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होगी जिसके थ्रू ये पता चले कि इस रजिस्टर को डेटा ट्रांसफ़र करना है तो वो कॉमन बस से कनेक्टेड होना चाहिए. ठीक है, तो उसके थ्रू हमने कंट्रोल सिग्नल्स बनाए कि कंट्रोल सिग्नल्स के थ्रू हम कॉमन बस से कनेक्ट करेंगे जिस रजिस्टर के थ्रू हमें डेटा को ट्रांसफ़र कराना है, जिस रजिस्टर की इन्फॉर्मेशन हमें ट्रांसफ़र करनी है. हियर वी विल सी टू वेज टू कंस्ट्रक्ट द बस. अब यहाँ पे दो वेज हैं जिनके थ्रू हम बसेस को कंस्ट्रक्ट करते हैं. पहला है बाय यूजिंग द मल्टीप्लेक्सर्स और दूसरा है आपका 3 स्टेट बफर. अब फर्स्ट वन, कॉमन बस सिस्टम विद मल्टीप्लेक्सर. वन वे ऑफ कंस्ट्रक्टिंग बस सिस्टम इज बाय यूजिंग मल्टीप्लेक्सर्स. पहला है मल्टीप्लेक्सर्स के थ्रू. द मल्टीप्लेक्सर सेलेक्ट द वन रजिस्टर हुज इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड टू अनदर वन डेस्टिनेशन रजिस्टर. अब मल्टीप्लेक्सर करता क्या है? बेसिकली सिलेक्ट करता है किसी एक रजिस्टर को जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें दूसरे डेस्टिनेशन रजिस्टर में ट्रांसफ़र करनी है. तो द मल्टीप्लेक्सर सेलेक्ट द वन रजिस्टर whose information is transferred to another one destination register in a bus system. अब मल्टीप्लेक्सर का काम क्या होता है? मल्टीप्लेक्सर में आपके n इनपुट्स होते हैं और 1 आउटपुट होता है. ठीक है, मतलब ये एक ऐसा सर्किट है जिसमें मल्टीप्लेक्सर इज अ डिवाइस दैट हैज़ n इनपुट लाइन्स एंड 1 आउटपुट लाइन. इन अ बस सिस्टम विल मल्टीप्लेक्स k रजिस्टर्स ऑफ n बिट्स. ठीक है, सिस्टम विल मल्टीप्लेक्स k रजिस्टर्स. हमारे पास रजिस्टर्स कितने? k रजिस्टर्स. कितने बिट्स के हैं? n बिट्स. ईच टू प्रोड्यूस एन n लाइन्स कॉमन बस. ठीक है, और हर एक जो n बिट्स हैं वो n लाइन्स कॉमन बस हमें चाहिए पड़ेगी, क्योंकि जितनी बिट्स होंगी उतनी हमें n लाइन्स की कॉमन बस चाहिएगी. द नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स नीडेड टू कंस्ट्रक्ट द बस इज इक्वल टू n. अब कितने नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स चाहिए हमें कंस्ट्रक्ट करने के लिए? द नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स कितने चाहिए बस कंस्ट्रक्ट करने के लिए? n बिट्स के लिए n मल्टीप्लेक्सर्स चाहिए. ठीक है, n बिट्स के लिए कितने? n मल्टीप्लेक्सर चाहिए हमें. ठीक है, n बिट्स के लिए n मल्टीप्लेक्सर्स चाहिए. द साइज ऑफ ईच मस्ट बी k क्रॉस 1. साइज क्या होगा हर एक मल्टीप्लेक्सर का? k क्रॉस 1. k क्रॉस 1 मतलब जितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स होंगे क्रॉस 1. सिंस इट मल्टीप्लेक्सेस k डेटा लाइन्स, मतलब साइज क्या होगा? जितने हमारे पास रजिस्टर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ एग्जाम्पल. नेक्स्ट इज योर एग्जाम्पल. फॉर कॉमन बस सिस्टम यूजिंग मल्टीप्लेक्सर फॉर 16 रजिस्टर ईच ऑफ 32 बिट डेटा ट्रांसफॉर्मेशन. अब हमारे पास 16 रजिस्टर्स हैं और हर एक रजिस्टर में 32 बिट का डेटा है. इन दिस सिस्टम वी रिक्वायर 32 नंबर ऑफ बिट्स. अब डेटा हमारे पास 32 बिट का है तो हमें कितनी कॉमन लाइन्स चाहिएंगी? 32 कॉमन लाइन्स चाहिएंगी. 32 लाइन्स बस चाहिएगी. ठीक है, अब मल्टीप्लेक्सर का साइज़ क्या होगा? 16 क्रॉस 1, क्योंकि मैंने बताया था कि जितने रजिस्टर्स होंगे साइज़ उसके अकॉर्डिंग होगा. ठीक, वहाँ पे k मल्टीप्लेक्सर्स थे तो k क्रॉस 1 था साइज़. यहाँ पे 16 रजिस्टर्स गिवन है इस एग्जाम्पल में, तो 16 क्रॉस 1 इज़ द साइज ऑफ द रजिस्टर. अब 16 देखो, 16 क्रॉस 1
देखो 16x1 है साइज ऑफ द मल्टीप्लेक्सर। इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 4x1। यहाँ पर ये जो 4 होता है ये आपकी सिलेक्शन लाइंस होंगी, ठीक है। इन सिलेक्शन लाइंस के थ्रू ही हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा रजिस्टर सिलेक्ट हुआ, ठीक है। 16 मतलब 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 में 4 आपकी सिलेक्शन लाइंस है, ठीक है। जैसे अगर आपका ये 0 0 0 0 0 होता है, 4 जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो आपके 8 4 2 1 के हिसाब से बनेंगे, ठीक है। दैट इज अगर आपका पहला रजिस्टर है तो पहला आपका 0 वाला रजिस्टर होगा, 0 0 0। 1 है तो 0 0 0 1। इसी तरह अगर आपका 0 1 है तो ये हो गया, 2 है तो 0 0 1 0। इस तरीके से आपके 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ठीक है। अगर आपकी सिलेक्शन लाइन 0 0 0 है मतलब आपका रजिस्टर 0 सिलेक्ट होगा। 0 0 0 1 है दैट मीन्स आपका रजिस्टर 1 सिलेक्ट होगा। 0 0 1 0 है तो आपका रजिस्टर 2 सिलेक्ट होगा। इसी तरह 0 0 1 1 है तो रजिस्टर 3 सिलेक्ट होगा, एंड सो ऑन। आपके 0 से लेकर 15 तक कॉम्बिनेशंस होंगे और इन्हीं के अकॉर्डिंग आपके रजिस्टर्स सिलेक्ट होंगे, ठीक है। So the common bus system, for common bus system that has 16 registers each for 32-bit data transformation, तो ऐसे सिस्टम में आपको 32 नंबर ऑफ बिट्स हैं, मल्टीप्लेक्सर ईच हैविंग द साइज ऑफ 16x1 मल्टीप्लेक्सर्स, दैट इज नंबर ऑफ रजिस्टर्स, एंड नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन्स आर 4। इतना सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, अब एक डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसी का ही। अब इसमें क्या है, आपके पास 4 बिट्स हैं और 4 रजिस्टर्स हैं। 4 बिट्स मतलब 4 कॉमन लाइंस, जो कि आपको ये देखिए दिख रही हैं। दिस इज योर 4 कॉमन लाइंस, 1 2 3 4 कॉमन लाइंस। और रजिस्टर का साइज आपका क्या है, 4x1, क्योंकि आपके पास कितने बिट्स हैं, 4 बिट्स हैं। 4 बिट्स की वजह से आपके रजिस्टर का साइज है 4x1, और 4x1 होने की वजह से 2 की पावर 2 आएगा। 2 की पावर 2 का मतलब हुआ आपकी 2 सिलेक्शन लाइंस होंगी। 2 सिलेक्शन लाइंस का मतलब है आपका 2 सिलेक्शन लाइंस मतलब 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। 0 0 है मतलब रजिस्टर 0 सिलेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर रजिस्टर्स आपको A B C और D दिया हुआ है, ठीक है। ये आपके पास 4 रजिस्टर्स हैं। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, जो आपका ये 0 वाला है ये आपके 4 हो गए इनपुट्स, 0 1 2 3, ठीक है। ये आपकी 2 सिलेक्शन लाइंस हो गई, S1 और S0। S1 S0 आर योर सिलेक्शन लाइंस, ठीक। और आपके पास 4 रजिस्टर्स हैं, दैट इज A B C D, ठीक। उसमें 4 4 बिट होंगी हर एक में, और बिट्स को हमने रिप्रेजेंट किया है। जो पहली बिट है, जैसे सपोज अगर आपकी ये 0 0 1 0 है तो ये आपकी A0 बिट है, ये A1 बिट है, ये A2 है, ये A3 है, ठीक है। A0 A1 A2 और A3। इसी तरह B रजिस्टर में 4 बिट्स होंगी, B0 B1 B2 B3। इसी तरह C रजिस्टर में C0 C3 C0 C1 C2 C3। इसी तरह D रजिस्टर में D0 D1 D2 और D3। इस तरीके से करके आपकी 4 4 बिट्स हर एक रजिस्टर में होंगी। अब आपका ये जो 0 वाला है, मतलब 0 सिलेक्शन अगर होता है तो आपका पूरा आपका A रजिस्टर होगा, ठीक है। क्योंकि 0 वाले पर आपके A रजिस्टर की 0 पे A0, यहाँ पर A1, यहाँ पर A2, यहाँ पर A3 है, ठीक है। दैट मीन्स अगर आपकी सिलेक्शन लाइन 0 0 होती तो आपका रजिस्टर A सिलेक्ट होगा। अगर आपकी सिलेक्शन लाइन 0 1 है, 1 मतलब B0 B1 B2 और B3 हो जाएगा, ठीक। मतलब रजिस्टर B सिलेक्ट हुआ, रजिस्टर B की 4 बिट्स आ जाएंगी। सिमिलरली अगर आपका 1 0 है, कॉम्बिनेशन में आपका क्या आया, 0 0 आया तो A रजिस्टर, ठीक है। 0 1 आया तो B रजिस्टर। इसी तरह अगर 1 0 आएगा, 1 0 आया दैट मीन्स 2 रजिस्टर। और 2 वाला कौन सा है, 2 किससे कनेक्टेड है, C से कनेक्टेड है, दैट इज C0 C1 C2 और C3। सिमिलरली अगर आपका 1 1 आता है तो 3, मतलब 3 से कौन सा कनेक्टेड है आपका, D0 D1 D2 और D3, ठीक है। ये आपको सारी आपको कनेक्ट करके नहीं दिखाई गई क्योंकि जो डायग्राम है वो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता।
इस वजह से आपको सारी लाइंस नहीं कनेक्ट करके दिखाई गई, लेकिन अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपका 0 वाले पे देखिए सबके A कनेक्टेड है, 1 पे आपका सबका B कनेक्टेड है, और 2 पे C कनेक्टेड है, और 3 पर D कनेक्टेड है। मतलब आपकी जो चारों बिट्स हैं वो जो भी आपका सिलेक्शन लाइन से सिलेक्ट होकर के आएगा उस रजिस्टर की सारी बिट्स आपकी इस कॉमन बस लाइंस पर आ जाएंगी। ठीक है, यही चीज़ आपको समझाई गई है कि एज वी नो दैट फॉर n बिट वी रिक्वायर n मल्टीप्लेक्सर्स, फॉर k रजिस्टर ट्रांसफर वी रिक्वायर k क्रॉस 1 साइज ऑफ मल्टीप्लेक्सर। हियर वी हैव n इज इक्वल टू 4 एंड k इज इक्वल टू 4, हेंस we use 4 multiplexers, each having 4 cross 1 size. Here each register have 4 positive triggered flip-flop set. Because each mux is 4 cross 1, each multiplexer have 2 selection inputs in the bus. अब हमारे पास वही मैंने बताया था 4 cross 1 अगर हमारे पास साइज है मल्टीप्लेक्सर का तो हमारे पास सिलेक्शन लाइन्स कितनी होंगी, 2 सिलेक्शन लाइन्स होंगी. We denote it by S0 and S1. This selection input select the one line output from 0 to 3 available in each multiplexer and applied to the output that form a bus system. To avoid a complicated figure, we just write output and input at the connection. जैसे मैंने बताया था कि जो फिगर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर हम हर एक को कनेक्ट करके दिखाएंगे. For example, output A1 of register A is connected with the input line 0 of mux 1 because that input is labeled as A1. ठीक है, जैसे यहाँ आपको दिखाया गया 0 पर A1, 0 पर A2, 0 पर A3. ठीक है, तो इस तरीके से आपका फिगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए आपको एक एक इनपुट शो करेगा यहाँ. द सिलेक्शन लाइन चूज द 4 बिट्स ऑफ 1 रजिस्टर एंड ट्रांसफर देम इनटू 4 लाइन कॉमन बस. अब सिलेक्शन लाइन्स के थ्रू कोई भी एक रजिस्टर सिलेक्ट होगा और जो भी रजिस्टर सिलेक्ट होगा उससे जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपकी जो भी आपकी बिट्स होंगी वो आपकी कॉमन बस लाइन पर आ जाएंगी. जैसे अगर आपका रजिस्टर ए अगर सिलेक्ट होता है तो रजिस्टर ए की A0 A1 A0 रजिस्टर ए की यहाँ पर आ जाएगी A0, यहाँ पर A1, यहाँ पर A2 और यहाँ पर A3 आ जाएगी. ठीक है, A0 A1 A2 और A3. When S1 S0 is equal to 0 0, the 0 data inputs of all 4 multiplexer are selected and applied to the outputs that form the bus. This causes the bus lines to receive the content of register A since the outputs of this register are connected to the 0 data inputs of the multiplexers. Similarly, register B is selected if S1 S0 is equal to 0 1 and so on. देखो यहाँ पे दिया हुआ है table shows the register that is selected by the bus for each of the 4 possible binary values of the selection lines. 0 0 है तो रजिस्टर A सिलेक्ट होगा, 0 1 है तो B सिलेक्ट होगा, 1 0 है तो C सिलेक्ट होगा, 1 1 है तो D सिलेक्ट होगा. 0 0 इज 0, 0 1 इज 1, 1 0 इज 2 एंड 1 1 इज 3. नाउ कॉमन बस सिस्टम विद अ 3 स्टेट बफर. अब 3 स्टेट बफर्स का यूज करके हम कैसे करेंगे इसे. इट इज अ डिजिटल सर्किट दैट एग्जिबिट्स 3 स्टेट्स. ये एक तरीके का डिजिटल सर्किट है जिसमें 3 स्टेट्स होती हैं. 2 ऑफ द स्टेट्स आर सिग्नल्स इक्विवेलेंट टू लॉजिक 0 एंड 1. ये तो सभी को पता है, आपको सभी गेट्स के बारे में पता होगा, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, एक्सॉर गेट. ठीक है, इसी तरह ये एक स्पेशल सर्किट है जिसमें 3 स्टेट्स होती हैं, 0 1 एंड इज अ 0 1 एंड 1 मोर स्टेट दैट इज हाई इम्पिडेंस स्टेट. तो 2 ऑफ द स्टेट्स आर सिग्नल्स इक्विवेलेंट टू लॉजिक 1 एंड 0 एज इन अ कन्वेंशनल गेट. कन्वेंशनल गेट में आपके 2 लॉजिक होते हैं दैट इज 0 एंड 1 एंड द थर्ड स्टेट जो इसमें दी गई है वो है आपकी हाई इम्पिडेंस स्टेट. द हाई इम्पिडेंस स्टेट्स बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट. जो आपकी हाई इम्पिडेंस स्टेट होती है वो आपकी ओपन सर्किट की तरह बिहेव करती है, विच मीन्स दैट द आउटपुट इज डिसकनेक्टेड एंड डज नॉट हैव अ लॉजिक सिग्निफिकेंस. ठीक है, मतलब अगर आपकी हाई इम्पिडेंस स्टेट आ रही है, हाई इम्पिडेंस स्टेट का मतलब है कि जो सर्किट है वो ओपन है. ओपन होने का मतलब जब तार आपस में कनेक्टेड नहीं है तो बट ऑफिस कोई आउटपुट आएगा नहीं. ठीक है, डिसकनेक्टेड है वो एक तरीके से. अगर तार आप कोई भी 2 तार हैं अगर वो यहाँ पे है मतलब अगर वो ओपन है, ओपन सर्किट का मतलब ओपन सर्किट है तो इट मीन्स वो कनेक्टेड नहीं है. ठीक है, जब कनेक्टेड नहीं है तो कोई आउटपुट जनरेट नहीं होगा, कोई लॉजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होगा. 3 स्टेट गेट्स may perform any conventional logic such as AND or NAND. However, the most commonly used in the design of a bus system is the buffer gate.
जो हम इसमें कॉमनली यूज करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं, बफर गेट यूज़ करते हैं। नॉट की तरह का सिंबल होता है इसमें, ये है आपका सिंबल। इट इज़ डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ नॉर्मल बफर बाय हैविंग बोथ अ नॉर्मल इनपुट एंड अ कंट्रोल इनपुट। एक आपका नॉर्मल इनपुट होता है और एक आपका कंट्रोल इनपुट होता है। कंट्रोल इनपुट को ही यहाँ पर इन्होंने EN से डिनोट किया है, इनेबल EN, दैट इज कंट्रोल इनपुट, ठीक है। अब क्या होगा, अगर आपका कंट्रोल इनपुट या इनेबल EN जो है वो अगर ज़ीरो है दैट मीन्स इन की वैल्यू कुछ भी हो, चाहे वो 0 हो चाहे वो 1 हो, वो हाई इम्पिडेंस स्टेट में रहेगा, ठीक है। अगर आपका कंट्रोल इनपुट, यहाँ पे देखो, अगर आपका ये कंट्रोल इनपुट 0 है, ठीक है, कंट्रोल इनपुट अगर 0 है दैट मीन्स इन x दिया हुआ है, x का मतलब 0 या 1 कुछ भी हो, चाहे इनकी वैल्यू 0 हो चाहे इनकी वैल्यू 1 हो, आउटपुट आपका क्या रहेगा, हाई इम्पिडेंस स्टेट रहेगी। जब आपकी EN की वैल्यू 1 है, ठीक है, जब आपकी EN की वैल्यू 1 है तो जो आपका इनपुट होगा वही आउटपुट होगा। इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट भी 0 होगा, इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट भी 1 होगा। समझ में आई बात, कि अगर आपका EN जो है वो 0 है, 0 होने पर इनपुट चाहे 0 हो चाहे 1 हो, वो हाई इम्पिडेंस स्टेट में रहेगा। और अगर 1 है देन इन दैट केस आपका, अगर इनपुट 0 है तो 0 और 1 है तो 1। नाउ द कंट्रोल इनपुट डिटरमाइंस द आउटपुट स्टेट। When the control input is equal to 1, the output is enabled and the gate behaves like any conventional buffer with the output equal to the normal input। यही मैंने बताया अभी कि अगर आपका जो कंट्रोल इनपुट है या आपका जो EN दिया हुआ है वो अगर 1 होता है तो आउटपुट इनेबल रहेगा एंड गेट नॉर्मल कन्वेंशनल बफर की तरह बिहेव करेगा। बफर मतलब जो उसमें इनपुट होगा वही आउटपुट आपका आ जाएगा। When the control input is 0, अगर आपका कंट्रोल इनपुट 0 है दैट मीन्स EN की वैल्यू अगर 0 है तो आउटपुट डिसेबल्ड रहेगा एंड द गेट गोज टू अ हाई इम्पिडेंस स्टेट में चला जाएगा एंड रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ द नॉर्मल इनपुट। अगर आपकी नॉर्मल इनपुट की वैल्यू चाहे जो भी हो, ठीक है, जो आपका आउटपुट होगा वो हाई इम्पिडेंस स्टेट होगी, दैट मीन्स ओपन सर्किट होगा, दैट मीन्स कोई आउटपुट आपका नहीं आएगा। द हाई इम्पिडेंस स्टेट ऑफ अ 3-state गेट प्रोवाइड्स अ स्पेशल फीचर नॉट अवेलेबल इन अदर गेट्स। अब ये जो हाई इम्पिडेंस स्टेट वाला फीचर है वो नॉर्मल गेट्स में अवेलेबल नहीं होता है। Because of this feature, a large number of 3-state gate outputs can be connected with wires to form a common bus line without endangering loading effects। ठीक है, loading effects इसमें नहीं होते हैं एंड कई सारे 3-state gate outputs को हम कनेक्ट करके विद अ वायर्स कॉमन बस लाइन सिस्टम हम डिज़ाइन करते हैं। अभी तो हमने ये देखा कि बेसिकली ट्राई स्टेट बफर होता क्या है। अब हम देखेंगे इसको हम कैसे यूज़ करेंगे अपनी बस सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए, कैसे हम इसके कॉमन बस सिस्टम डिज़ाइन करेंगे। नाउ द कंस्ट्रक्शन विद 3-state बफर। अब हम देखेंगे कि हम बस कैसे डिज़ाइन करेंगे विद द 3-state बफर। द आउटपुट्स ऑफ 4 buffers आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल बस लाइन। इट मस्ट बी रियलाइज दैट दिस टाइप ऑफ कनेक्शन कैन नॉट बी डन विद गेट्स दैट डू नॉट हैव 3-state आउटपुट्स। ठीक है, ये नॉर्मल गेट से हम ऐसा नहीं कर सकते हैं 3-state जिनके पास 3-state आउटपुट्स नहीं होंगे। ठीक है, द कंट्रोल इनपुट्स टू द बफर्स डिटरमाइन विच ऑफ द 4 नॉर्मल इनपुट्स विल कम्युनिकेट विद द बस लाइन। जो कंट्रोल इनपुट है उसी के थ्रू हमें पता चलेगा कि कौन सा आपका इनपुट जो है वो कम्युनिकेट करेगा बस लाइन से। नो मोर देन 1 बफर मे बी इन द एक्टिव स्टेट एट एनी गिवन टाइम। एक से ज़्यादा जो है बफर एक्टिव नहीं होंगे किसी एक गिवन टाइम पे। The connected buffers must be controlled so that only one 3-state buffer has access to the bus line while all other buffers are maintained in a high impedance state। बट ऑब्वियस बात है कि रजिस्टर ए से अगर डेटा ट्रांसफ़र होना है तो रजिस्टर ए ही आपका नॉर्मल आउटपुट आना चाहिए, उसी से ही नॉर्मल आउटपुट आना चाहिए। बाकी के जो रजिस्टर्स कनेक्टेड होंगे वो आपके हाई इम्पिडेंस स्टेट में होने चाहिए, तभी उनसे आउटपुट नहीं जनरेट होगा। ठीक है, तो यही हम कुछ यूज़ करते हैं कॉमन बस लाइन बनाने में यूजिंग द 3-state buffers। One way to ensure that no more than one control input is active at any given time is to use decoder। अब इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, डिकोडर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, इन दिस टू कंस्ट्रक्ट द 3-state buffer common line with the 3-state buffer we use decoders in this circuit। ठीक है, अब डिकोडर्स का क्या काम होगा, कैसे वर्क करेंगे ये आप देखो। टू कंस्ट्रक्ट अ कॉमन बस फॉर 4 रजिस्टर्स ऑफ n बिट्स। अब यहाँ पर हमें 4 रजिस्टर है हमारे पास, बिट्स कितनी है, n बिट्स हैं, ईच यूजिंग 3-state बफर। हर एक 3-state बफर यूज कर रहा है। ठीक, वी नीड अ n सर्किट
हाँ, अब ये देखो, जितनी बिट्स होंगी उतने सर्किट्स चाहिएंगे। ये आपका सिर्फ एक बिट के लिए बताया गया है, ठीक है। जितनी बिट्स होंगी उतने हमें सर्किट्स चाहिएंगे ऐसे, ठीक। वी नीड एन सर्किट विथ 4 बफर रिसीव्स। अब यहाँ 4 रजिस्टर्स थे, इस वजह से यहाँ पर 4 बफर्स लगाए गए हैं। 4 बफर रिसीव्स 1 सिग्निफिकेंट बिट फ्रॉम द 4 रजिस्टर्स, ठीक है। ईच कॉमन आउटपुट प्रोड्यूसेस वन ऑफ द लाइन्स फॉर द कॉमन बस फॉर अ टोटल ऑफ n लाइन्स, ठीक। जो भी आपका कॉमन आउटपुट होगा प्रोड्यूसेस वन ऑफ द लाइन्स, एक लाइन प्रोड्यूस करेगा फॉर द कॉमन बस फॉर अ टोटल ऑफ n लाइन्स। जितनी भी आपकी n लाइन्स होंगी उसके रिगार्डिंग आपकी एक कॉमन लाइन आएगी। ओनली 1 डिकोडर इज नेसेसरी टू सिलेक्ट बिटवीन द 4 रजिस्टर्स। अब एक रजिस्टर्स में से सिलेक्ट करने के लिए, मतलब 4 रजिस्टर्स हैं आपके पास, तो 4 रजिस्टर्स में से सिलेक्ट करने के लिए आपको एक डिकोडर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि सिलेक्शन करेगा, ठीक है। अब जितने आपके पास रजिस्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप साइज़ डिसाइड करोगे डिकोडर का। जैसे यहाँ पर आपके पास 4 रजिस्टर्स हैं, तो जो डिकोडर है उसका साइज़ क्या होगा, 2x4। बेसिकली n×2 की पावर n होता है। अगर आप रजिस्टर्स की बात करो तो रजिस्टर्स का जो साइज़ होता है वो n×2 की पावर n होता है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 4 रजिस्टर्स थे, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो गई आपकी 4, ठीक है। जब ये 4 हो गई तो दैट इज़ 2 की पावर 2। यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 2x4, ठीक। जहाँ पर 2 आपकी सिलेक्शन लाइंस वही हो जाएंगी। अगर आपका 0 0 है तो पहला वाला सिलेक्ट होगा, 0 वाला सिलेक्ट होगा, 0 1 है तो फर्स्ट वाला सिलेक्ट होगा, 1 1 0 है तो 2, 1 1 है तो 3, और 0 पे कौन सा है आपका A0, मतलब रजिस्टर A, 1 पे रजिस्टर B, 2 पे रजिस्टर 3 एंड 0 पे रजिस्टर A, 1 पे रजिस्टर B, 2 पे रजिस्टर C एंड 3 पे रजिस्टर D है, ठीक है। अब 0 0 मतलब रजिस्टर A सेलेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे हाई इम्पिडेंस स्टेट पर होंगे, ठीक। इसी तरह 0 1 होने पर रजिस्टर B सेलेक्ट हो जाएगा और बाकी A, C और D हाई इम्पिडेंस स्टेट पर होंगे। इसी तरह 1 0 होने पर रजिस्टर C सेलेक्ट हो जाएगा और बाकी A, B, D हाई इम्पिडेंस स्टेट पर होंगे। सिमिलरली 1 1 होने पर रजिस्टर D सेलेक्ट हो जाएगा और A, B, C आपके हाई इम्पिडेंस स्टेट पर होंगे। बस ये है कि जैसे इसमें जो आपकी बिट है वो बस लाइन फॉर बिट 0 है, ये आपकी बिट 0 के लिए है। इसी तरह जितनी नंबर ऑफ बिट्स होंगी उतने ही इस तरीके के सर्किट्स हम आगे लगाएंगे। जैसे अगर आपके पास 4 बिट्स हैं तो आपको इस तरीके के 4 सर्किट्स चाहिएंगे। अगर आपके पास 2 बिट्स हैं तो आपको इसी तरीके के 2 सर्किट्स लगाने होंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द बस लाइन फॉर बिट 0। अब बिट 0 चाहे वो A रजिस्टर सेलेक्ट होगा तो A रजिस्टर की बिट 0, B सेलेक्ट होगा तो B रजिस्टर की बिट आ जाएगी। अगर C रजिस्टर सेलेक्ट हुआ तो C रजिस्टर की बिट 0 होगी और D रजिस्टर सेलेक्ट हुआ तो D रजिस्टर की बिट 0 होगी। दैट मीन्स ये कॉमन बस लाइन होगी जो किसी एक बिट को सिलेक्ट कर रही होगी, मतलब किसी एक रजिस्टर को सिलेक्ट करके डिकोडर के थ्रू हम रजिस्टर सेलेक्ट करते हैं और जो भी रजिस्टर सिलेक्ट होगा उसकी बिट 0 आपकी कॉमन बस लाइन पर आ जाएगी, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे अगर आपको जो भी इनपुट आपका सिलेक्ट होगा, जो भी रजिस्टर आपका सिलेक्ट होगा, उसका ही आपका आउटपुट एक्टिव होगा, बाकी सारे आपके किस स्टेट में होंगे, हाई इम्पिडेंस स्टेट में होंगे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट common bus system using 3-state buffer. Now come to the general statement representation of transferring data between registers using bus system. The transfer of information from a bus into one of many destination registers can be accomplished by connecting the bus lines to the inputs of all destination registers and activating the load control of the particular destination register selected. अब बस से अगर किसी रजिस्टर में डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो कैसे होता है, मतलब उसके लिए हम जो सिंबल्स यूज़ करते हैं वो कौन कौन से सिंबल्स हैं। तो द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी एक बस से किसी भी रजिस्टर में अगर डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो दैट कैन बी रिटन एज इन अ सिम्बॉलिक फॉर्म, ठीक है। द सिम्बॉलिक स्टेटमेंट फॉर अ बस ट्रांसफ़र मे मेंशन द बस और इट्स प्रेजेंस मे बी इम्प्लाइड इन द स्टेटमेंट, ठीक है। या तो उसकी प्रेजेंस इम्प्लाई हो रही हो स्टेटमेंट में या फिर वो सिंबॉलिक नोटेशन के फॉर्म में लिखा हो। तो व्हेन द बस इंक्लूड्स इन द स्टेटमेंट द रजिस्टर ट्रांसफर इज सिम्बलाइज्ड एज, अगर आपको बस इंक्लूड करनी है अपने स्टेटमेंट में तो किस तरीके से सिम्बलाइज करोगे कि सी में जो कंटेंट था
सी में जो कंटेंट था वो किस में ट्रांसफ़र हुआ, पहले बस में ट्रांसफ़र हुआ, और बस से वो कंटेंट किस में ट्रांसफ़र हुआ, R1 वाले रजिस्टर में ट्रांसफ़र हुआ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सी का कंटेंट बेसिकली किस में ट्रांसफ़र हो रहा है, R1 रजिस्टर में ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर इम्प्लिसिट है, अगर आपको एक्सप्लिसिटली बस को मेंशन नहीं करना है, तो अगर आपको एक्सप्लिसिटली बस को मेंशन नहीं करना है तो बेसिकली हो तो यही रहा है ना कि सी का कंटेंट बस में डाल रहे हो, बस का कंटेंट R1 में डाल रहे हो, अल्टीमेटली सी का कंटेंट किस में डाल रहे हो, R1 में डाल रहे हो। तो अगर आपको बस को एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करना है तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि द कंटेंट ऑफ सी इज ट्रांसफर्ड टू द रजिस्टर R1। नाउ यही चीज़ आगे मेंशन करी गई कि जनरल स्टेटमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन रजिस्टर्स यूजिंग बस सिस्टम। द कंटेंट ऑफ रजिस्टर सी इज प्लेस्ड ऑन द बस एंड द कंटेंट ऑफ द बस इज लोडेड इनटू रजिस्टर R1 बाय एक्टिवेटिंग इट्स लोड कंट्रोल इनपुट। लोड कंट्रोल इनपुट को एक्टिवेट करके हमने क्या किया है, पहले सी का कंटेंट बस पे डाला और बस से कंटेंट कहाँ पे डाला है, R1 वाले रजिस्टर में डाला है। तो इफ़ द बस इज नोन टू एग्जिस्ट इन द सिस्टम, हमको पता है कि बस तो एग्जिस्ट कर ही रही होगी सिस्टम में, कि डेटा को अगर हमें ट्रांसफ़र करना है तो पहले हम उस डेटा को डेटा बस पे लाए होंगे और फिर डेटा बस से हमने डेटा को रजिस्टर में ट्रांसफ़र किया होगा। तो इससे इसको हम अलग से शो करने की बजाय हम उसे कन्वीनियंटली इस तरह भी लिख सकते हैं कि द डेटा ऑफ द सी इज ट्रांसफर टू रजिस्टर R1। फ्रॉम दिस स्टेटमेंट द डिज़ाइनर नोज which control signals must be activated to produce the transfer of the bus। इस स्टेटमेंट से डिज़ाइनर को ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से कंट्रोल सिग्नल्स एक्टिवेट हुए हैं ट्रांसफ़र करने में, बस के थ्रू ट्रांसफ़र करने में। ठीक है, पहला कंट्रोल सिग्नल ये एक्टिवेट हुआ होगा कि जो सी का कंटेंट है वो किस पे जाएगा, डेटा बस पे जाएगा। फिर कंट्रोल सिग्नल एक्टिवेट हुआ होगा कि जो बस का कंटेंट है वो किस वाले रजिस्टर में ट्रांसफ़र हो जाए, R1 वाले रजिस्टर में ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है, तो ये सब शो करने के लिए हम बेसिकली इसके थ्रू हम शो करते हैं इसे। नाउ व्हाट इज मेमोरी ट्रांसफ़र? मेमोरी ट्रांसफ़र इज द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ मेमोरी वर्ड टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट इज कॉल्ड अ रीड ऑपरेशन। द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ मेमोरी वर्ड टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट, मेमोरी से अगर हम डेटा लेकर के किसी और इन्वायरमेंट में डालते हैं तो उसे हम मेमोरी से रीड करना कहते हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन टू बी स्टोर्ड इन टू द मेमोरी, अगर हम कोई भी ट्रांसफ़र ऐसा करते हैं कि जिसमें हम नई इन्फॉर्मेशन को मेमोरी में स्टोर करते हैं तो उसे हम राइट ऑपरेशन कहते हैं। अ मेमोरी वर्ड विल बी सिंपलाइज्ड बाय द लेटर M। मेमोरी वर्ड को हम किस लेटर से सिंपलाइज करते हैं, M से सिंपलाइज करते हैं। द पर्टिकुलर मेमोरी वर्ड अमंग द मैनी अवेलेबल इज सिलेक्टेड बाय द मेमोरी एड्रेस ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र। द पर्टिकुलर मेमोरी वर्ड अमंग द मैनी अवेलेबल, कई सारे अवेलेबल जो वर्ड हैं उसमें से जो भी हमारा सिलेक्ट होगा, जो भी वर्ड हमारा सिलेक्ट होगा, मतलब ये कह लो कि अभी हमने जो मेमोरी है वो वर्ड्स में डिवाइडेड होती है, मतलब ब्लॉक्स में या वर्ड्स में डिवाइडेड होगी। ठीक है, जिस वर्ड को हम सिलेक्ट करेंगे वहाँ से जो डेटा होगा वो किस में जाएगा, एड्रेस बस पे जाएगा, बट ऑब्वियस। तो द पर्टिकुलर मेमोरी वर्ड अमंग द मैनी अवेलेबल इज सिलेक्टेड बाय द मेमोरी एड्रेस, जो भी एड्रेस उसमें होगा उससे हम कई सारे वर्ड्स में से जो सिलेक्ट होकर के आएगा उसका डेटा हम ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, उससे डेटा को या तो रीड करेंगे या उस पर डेटा को हम राइट करेंगे। इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ M व्हेन राइटिंग मेमोरी ट्रांसफ़र ऑपरेशंस। तो जब भी हम मेमोरी ट्रांसफ़र ऑपरेशंस लिखते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि हम एड्रेस को स्पेसिफाई करें। दिस विल बी डन बाय इनक्लोजिंग द एड्रेस इन स्क्वायर ब्रैकेट्स फॉलोइंग द लेटर M। तो ये कैसे होता है कि हम एड्रेस को किस में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, फॉलोइंग द लेटर M and square brackets the address from where the data is to be read or write। The address register symbolized by AR। अब एड्रेस रजिस्टर को किसे सिंबलाइज करते हैं हम, AR से। The data are transferred to another register called the data register। जो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए जो रजिस्टर यूज होता है वो आपका कौन सा होता है, डेटा रजिस्टर। द रीड ऑपरेशन कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज। रीड ऑपरेशन कैसे होगा कि मेमोरी M ऑफ AR, ठीक है, एड्रेस रजिस्टर AR का कंटेंट किस में जाएगा, डेटा रजिस्टर में चला जाए। ठीक है, M ऑफ AR एड्रेस रजिस्टर में जो एड्रेस है, ठीक है, मेमोरी से जो मेमोरी का कोई भी मेमोरी का एड्रेस होगा तो मेमोरी के इस एड्रेस से डेटा किस में चला जाए, डेटा रजिस्टर में चला जाए। दिस इज मेमोरी रीड। ठीक, मेमोरी राइट का मतलब क्या हुआ, मेमोरी राइट दिस कॉजेज अ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू DR
फ्रॉम अ मेमोरी वर्ड m selected by the address in AR. ठीक है. The write operation transfers the content of data register to a memory word m selected by the address. अब write operation क्या करता है कि यहाँ पर जो भी आपका मेमोरी, यहाँ पर जो कंटेंट होगा आपका, यहाँ इसमें जो कंटेंट होगा मेमोरी के इस एड्रेस पर जो कंटेंट होगा, सॉरी R1 वाले रजिस्टर में जो कंटेंट होगा वो किस में चला जाएगा, मेमोरी के इस एड्रेस पे चला जाएगा. ठीक, दिस इज कॉल्ड एज अ राइट ऑपरेशन. राइट ऑपरेशन इज कि मेमोरी के इस R1 वाले रजिस्टर में जो कंटेंट होगा वो मेमोरी के इस रजिस्टर पे चला जाएगा. तो द राइट ऑपरेशन ट्रांसफर द कंटेंट ऑफ अ डेटा रजिस्टर टू अ मेमोरी वर्ड m selected by the address. Assume that the input data are in register R1. जो हमारा डेटा है वो किस में है, R1 वाले रजिस्टर में है. एंड द एड्रेस इज इन AR. और एड्रेस कौन सा सिलेक्टेड है, AR एड्रेस. ठीक, AR इज द एड्रेस रजिस्टर. एड्रेस रजिस्टर का मतलब इस पर जो भी एड्रेस होगा. द राइट ऑपरेशन कैन बी स्टेटेड सिम्बॉलिकली एज फॉलोज. तो राइट ऑपरेशन को हम कैसे लिखेंगे कि R1 का जो भी कंटेंट होगा वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, मेमोरी के एड्रेस पर ट्रांसफर हो जाएगा. ठीक है. तो ये जो आपका पहले वाला है वो आपका मेमोरी रीड है. मेमोरी रीड का मतलब क्या हुआ कि मेमोरी के इस एड्रेस पर मेमोरी के इस एड्रेस पर जो भी डेटा होगा वो कहाँ चला जाएगा, डेटा रजिस्टर पर चला जाएगा. दैट इज द मेमोरी रीड ऑपरेशन. ठीक. एंड व्हेन मेमोरी राइट इज टू बी परफॉर्म, तो R1 में जो भी कंटेंट था वो मेमोरी के इस एड्रेस पर राइट हो जाएगा. दिस इज मेमोरी राइट ऑपरेशन. तो इस तरीके से हमने इसमें आज जो हमने बेसिकली डिस्कस किया वो हमने क्या क्या डिस्कस किया. पहले तो हमने रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज देखी कि रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज क्या होती है. तो आपकी बेसिकली जो रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज होती है वो आपकी सिंबॉलिक नोटेशन होती है या सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है, जिसके थ्रू हम रजिस्टर्स में जो ट्रांसफर्स हो रहे होते हैं, रजिस्टर में जो माइक्रो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, उन्हें हम डिनोट करते हैं. ठीक है. उसके बाद हमने कॉमन बस लाइन सिस्टम पढ़ा. क्यों हमने कॉमन बस लाइन सिस्टम पढ़ा, क्योंकि अगर हम एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में जब हमारा डेटा ट्रांसफ़र होना है, उसके लिए हम अगर अलग से सारे वायर्स बनाएंगे तो हमारा जो सिस्टम होगा वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो उस कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए हमने कॉमन बस सिस्टम निकाली. अब हमने कॉमन बस सिस्टम दो तरीके से डिज़ाइन करी. एक मल्टीप्लेक्सर्स के थ्रू डिज़ाइन करी और दूसरी आपने 3 स्टेट बफर्स के थ्रू डिज़ाइन करी. 3 स्टेट बफर एक अलग से लॉजिक सर्किट होता है जिसमें आपकी 3 स्टेट्स होती हैं, वरना नॉर्मली गेट्स में आपकी 2 स्टेट्स होती हैं, दैट इज़ 0 and 1. लेकिन 3 स्टेट बफर में आपकी एक अलग स्टेट होती है, एक और स्टेट होती है, दैट इज़ योर हाई इम्पिडेंस स्टेट. और हाई इम्पिडेंस स्टेट आपकी ओपन सर्किट की तरह बिहेव करती है. जब भी आपका जो भी सर्किट होगा वो हाई इम्पिडेंस स्टेट में होगा, दैट मीन्स वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, वो डिसेबल रहेगा. ठीक है. तो इसको यूज़ करके हमने फिर एक कॉमन बस लाइन सिस्टम डिज़ाइन किया. ठीक है. उसके बाद हमने बेसिकली इसी को ही पढ़ा कि मतलब कॉमन बस सिस्टम आपने 2 तरीके से डिज़ाइन किया. एक आपने मल्टीप्लेक्सर्स के थ्रू डिज़ाइन किया, दूसरा आपने 3 स्टेट बफर के थ्रू डिज़ाइन किया. 3 स्टेट बफर में आपने डिकोडर्स यूज़ किए थे और मल्टीप्लेक्सर्स में आपने मल्टीप्लेक्सर्स यूज़ किए थे. ठीक है. वो डिपेंड करता है कि कितने मल्टीप्लेक्सर्स आप यूज़ करेंगे, वो आपने कितने रजिस्टर्स यूज़ किए और हर रजिस्टर में जो बिट्स हैं, नंबर ऑफ बिट्स हैं जो आपको ट्रांसफ़र करनी है वो कितनी है. इस पर डिपेंड करता है कि आप किस साइज़ का मल्टीप्लेक्सर यूज़ करेंगे, कितनी सिलेक्शन लाइंस होंगी, ये सब उस पर डिपेंड करता है. इसी तरह कॉमन जो आपने ट्राई स्टेट बफर यूज़ किया था उसमें आपको डिकोडर्स यूज़ करने होंगे और डिकोडर्स का भी साइज़ उसी के अकॉर्डिंग हम रखेंगे कि जितने हमारे पास रजिस्टर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना होगा. नेक्स्ट आपका फिर मेमोरी ट्रांसफ़र हमने पढ़ा कि मेमोरी से डेटा को रीड कैसे करेंगे, मेमोरी से डेटा को राइट कैसे करेंगे. नो. ओके, देन थैंक यू.